स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 के साइंस और उसमें हम देख रहे थे चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने अब तक ये जान लिया था कि हमारे आसपास जो सभी चीजें मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है और उन्हीं पार्टिकल्स को हमने नाम दिया चैप्टर 3 में एटम्स। और फिर हमने ये देखा कि जो एटम्स है अगर ये एक ही एलिमेंट के हैं तो ये सब आपस में सेम है, लेकिन अगर ये अलग अलग एलिमेंट के हैं तो ये आपस में डिफरेंट है। तो यहीं से एक मन में सवाल उठा कि ऐसा क्या हुआ कि जो एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हैं ये आपस में डिफरेंट है ना। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे एटम्स आपस में अगर सेम होते तो हमारे आसपास सभी चीजें भी क्या होती, सेम होती। लेकिन हमारे आसपास सभी चीजें क्या हैं, डिफरेंट है सभी मैटर। वो किस वजह से? क्योंकि हमारे जो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है वो आपस में कंबाइन होते हैं तो अलग अलग सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ तो रहा होगा इन एटम्स के अंदर जिस वजह से ये आपस में क्या है, डिफरेंट है टोटली। तो इसी सवाल के साथ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, जिसके बाद डिस्कवरी हुई कि जो हमारे एटम्स के बारे में कहा गया था अब तक कि वो इनडिविजिबल है, ऐसा नहीं है। और फिर ये पता चला कि एटम्स के अंदर हमारे दो तरीके के पार्टिकल डिस्कवर हो गए हैं, जो कि एक है हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनका नाम दिया गया प्रोटॉन, और फिर उसके बाद है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। अब ये कहा गया कि अगर कोई एटम है और जिसके अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स हमारे में दिख चुके हैं, हमें डिस्कवरी हो चुकी है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इनका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट भी होगा इन एटम्स के अंदर, जिसको लेकर फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपना एक स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया एटम का, कि जो एटम होगा कुछ इस तरीके का हमारा उसका क्या रहा होगा, स्ट्रक्चर रहा होगा। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर दिए। हमने लास्ट वीडियो में एक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था जिसमें हमारे एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये उसको एटम के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर दिया किससे, हमारे क्रिसमस पडिंग से, या फिर ये कह लो वाटरमेलन से, जिसमें पूरा का पूरा स्फीयर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है एटम का, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं उसके अंदर, गड़े हुए है ना। और उसने ये कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या है, आपस में बराबर हैं, जिस वजह से हमारे एटम पर टोटल चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, वो आपस में कैंसिल आउट हो गए दोनों ने का एक दूसरे का इफेक्ट। लेकिन फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए जैसे कि हमारे रदरफोर्ड, और उन्होंने जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि जो है जो जे थॉमसन का एटम अभी हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर कि एक स्फीयर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो फेल हो गया क्योंकि जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे उनके जो रिजल्ट थे वो जस्टिफाई नहीं हो पाए उनके स्ट्रक्चर से। जिसके बाद इन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर देने शुरू किए। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब जो हमारे रदरफोर्ड साहब आए उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया और उन्होंने अपना कैसा एक स्ट्रक्चर दिया एटम का, और वो स्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने अपना एक कंप्लीट एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से मेन जो है हमें मान सकते हैं हम कि जो एटम का स्ट्रक्चर आज की डेट में हम पढ़ते हैं जानते हैं, वो जो एक नींव रखी गई वो यहाँ पर रखी गई। हालांकि कमी रदरफोर्ड के एटम में भी थी क्योंकि ये काफी चीजें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी जो इन्होंने एक एटम का स्ट्रक्चर तैयार किया था वो ही कहीं ना कहीं एक नींव माना गया, जिसके बेसिस पर आगे बोहर ने भी मॉडल दिया अपना, और आगे जो है स्ट्रक्चर हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में अब जानते हैं और पढ़ते हैं, जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं एटम का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने किया। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, एक क्योंकि इनको क्या क्या चाहिए था, एक थिन फॉइल चाहिए थी, बहुत ज्यादा, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी थिन एक क्या चाहिए थी, फॉइल चाहिए थी, मतलब एक शीट चाहिए थी एक तरह से। तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली और उस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, स्ट्राइक करवाया उस गोल्ड फॉइल में से। और फिर उसके बाद जो उन्हें कुछ अपने रिजल्ट देखने को मिले, कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, जिन बेसिस पर उन्होंने क्या किया, अपना एटम का एक स्ट्रक्चर तैयार किया। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, कंक्लूजन क्या निकला, और फिर मॉडल क्या तैयार किया गया, ये हम पढ़ेंगे अभी अगली स्लाइड्स में। पहले हम जानते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या एक्सपेरिमेंट किया और कैसे कैसे उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें ली। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया उन्होंने क्या ली, एक थिन गोल्ड फॉइल ली। और गोल्ड की क्यों फॉइल ली, यहां से एक सवाल उठता है, क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्ड की ही क्यों फॉइल ली, क्योंकि गोल्ड क्या है, हमारा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। और जो कि डक्टिलिटी क्या होती है, देखो मोस्ट डक्टाइल मेटल मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, मतलब हम इनको बीट करके थिन शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हमारा डक्टाइल मेटल है वो गोल्ड है, मतलब सबसे ज्यादा थिन जो शीट बन सकती है अगर किसी मेटल की, तो वो किसकी बन सकती है? गोल्ड की बन सकती है। और मैंने अभी क्या बताया कि जो हमारे रदरफोर्ड थे, इनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जितनी पॉसिबल हो सके उतनी थिन शीट चाहिए थी, इसलिए इन्होंने कौन सा मेटल लिया? गोल्ड एक मेटल लिया, गोल्ड की क्या ली? थिन शीट ली, और उसके ऊपर क्या करवाया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई। ठीक है, और ये जो शीट इन्होंने ली ना, ये सिर्फ 1000 एटम्स थिक थी। अब हमने ये जान चुके हैं कि जो सभी मैटर की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है हम पढ़ रहे हैं वो क्या? एटम है। और वो एटम अगर मैं एक सिंगल एटम यहाँ सामने रख दूं तो वो हमें और आपको दिखाई नहीं देगा, इतने छोटे होते हैं ये एटम्स, हमारे पार्टिकल्स। तो ये कह रहा है ऐसे पार्टिकल सिर्फ 1000, सिर्फ 1000 ही ऐसे पार्टिकल अगर मैं मिला दूं तो इतनी पतली जो है हमारी क्या थी? थिन शीट थी, किसकी? गोल्ड की। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कह रहा है जो अल्फा पार्टिकल्स के थिन शीट पर बम्बार्डिंग करवाई, वो अल्फा पार्टिकल्स किसके थे? वो हीलियम के थे। हीलियम हमारा एक एलिमेंट है, हम पढ़ चुके हैं, है ना, चैप्टर 3 में। तो जो हमारा हीलियम एक एलिमेंट है, इसके जो है इन्होंने पार्टिकल्स लिए। इनके पार्टिकल्स क्यों लिए? क्योंकि इसका जो एटम का साइज होता है वो काफी कम होता है, और जो हमारे हीलियम है उसका जो मास है वो सिर्फ 4u है। अभी एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा ना हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में। तो ये कह रहा है कि जो हमारा ये हीलियम है इसका मास सिर्फ और सिर्फ 4 एटॉमिक मास यूनिट है, जिस वजह से ये बहुत ही फास्ट जो है मूव कर सकता है, क्योंकि इस जितना तेज हो सके उतनी स्पीड से जो है पार्टिकल आना चाहिए था और टकराना चाहिए था, किससे? गोल्ड फॉइल से। इसलिए इन्होंने हीलियम के आयंस ले लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग है, और इनके अंदर जो एनर्जी है उस फास्ट मूविंग के बावजूद भी इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या है? बहुत ज्यादा एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब हम मान सकते हैं एक अच्छी खासी एक एनर्जी है उन अल्फा पार्टिकल्स के अंदर, जो कि किसके हैं? हीलियम के हैं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या देखा, क्या सोचा कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर क्या करवाऊं? स्ट्राइक करवाऊं, टकराऊं उनसे, उनकी तरफ भेजो अल्फा पार्टिकल्स को फुल स्पीड में, तो क्या होगा कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। डिफ्लेक्ट हो जाएंगे मतलब उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया, एक उम्मीद लगाई, उन्होंने सोचा ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो कि कौन होंगे? किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से। जो हमारे गोल्ड के एटम्स है ना, क्योंकि गोल्ड फॉइल ली हमने, तो गोल्ड फॉइल के अंदर मतलब गोल्ड की जो शीट थी उसके अंदर गोल्ड के भी तो एटम्स रहे होंगे, तो उस गोल्ड के एटम्स की वजह से जो एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उनकी वजह से जो है क्या है कि अल्फा के जो ये हमारे अल्फा पार्टिकल है हीलियम के, ये क्या हो जाने चाहिए? डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऑब्जर्वेशन कुछ और ही हमें अलग देखने को मिली। वो क्या मिली वो अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया कि अल्फा पार्टिकल जो है अच्छे खासे जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल से, किसके? गोल्ड एटम के। मतलब गोल्ड एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनकी वजह से जो है ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जो है अल्फा पार्टिकल्स है वो हैवी हैं, किसके? प्रोटॉन से। तो इनकी इस वजह से जो है डिफ्लेक्शन लेकिन ज्यादा भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो है हमारे डिफ्लेक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन कुछ ज्यादा खास डिफ्लेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड के एटम से थोड़े हैवी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्होंने कि एक्सपेरिमेंट क्या किया। तो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, एक गोल्ड की क्या ली? थिन शीट ली, है ना। मान लो ये गोल्ड की एक थिन शीट ले ली, तो इसमें जब इन्होंने स्ट्राइक करवाई यहां से गोल्ड इसके हीलियम के पार्टिकल्स यानी अल्फा पार्टिकल्स जब स्ट्राइक करवाए, तो वो जो पार्टिकल्स आए वो इस तरीके से आए, है ना, स्ट्राइक करवाए गोल्ड की फॉइल पर। तो जो वो स्ट्राइक हुए तो उन्होंने उम्मीद किया कि ये क्या होने चाहिए थे? डिफ्लेक्ट होने चाहिए। हालांकि कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये हैवी हैं। कौन? जो अल्फा पार्टिकल्स है हैवी हैं, किससे? हमारे प्रोटॉन से। तो इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा इन्होंने सोचा, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि काफी जो पार्टिकल्स थे वो तो एज इट इज सीधे निकल गए, वो तो एज इट इज सीधे निकल गए बिना पाथ चेंज किए, है ना। काफी पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल गए, कुछ बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, बिना डिफ्लेक्ट हुए। कुछ जो पार्टिकल्स थे वो कैसे हुए? वो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे कोई इधर से आया थोड़ा चला गया, है ना, कोई आया इधर से ऐसे चला गया, थोड़ा बहुत जो है कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत ही कम, बिल्कुल यूं मान लो 2000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ जो आया
और टकरा कर वापस चला गया एज इट इज, मतलब ये ऐसे आया और ऐसे वापस यहां से टकरा करके वापस आ गया 180 डिग्री एंगल पे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हुई इनसे काफी जो है अचंभित रह गए कौन, रदरफोर्ड। और क्या ऑब्जर्वेशन हुई जो भी हमने यहां पर देखी वो भी हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो जैसा कि भी हमने देखा कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो हमारे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वो एज इट इज निकल गए थे, और कुछ ही पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ जो है काफी हजारों पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है टकरा करके 180 डिग्री एंगल से वापस आ गया था। तो वही ये कुछ हमारे क्या है ऑब्जर्वेशंस है जो इन्होंने हमारे रदरफोर्ड जी ने देखी थी कि जो मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गए, पास्ड हो गए स्ट्रेट थ्रू, मतलब हमारे जो गोल्ड फॉइल में से थे वो सीधे के सीधे निकल गए। लेकिन कुछ सम पार्टिकल्स क्या गए जो हमारे डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन जो डिफ्लेक्ट हुए ना वो भी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंगल से ही डिफ्लेक्ट हुए। लेकिन उम्मीद क्या थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी रदरफोर्ड की कि जो डिफ्लेक्ट होंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे, है ना, अच्छे खासे डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन काफी कम एंगल से जो है डिफ्लेक्ट हुए कौन, हमारे वो भी कुछ ही पार्टिकल्स, सभी नहीं कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या थी कि पार्टिकल्स सभी क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जे जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो हमारे प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज इस पार्टिकल है वो एक स्फीयर की तरह पूरे में फैले हुए हैं। अगर पूरे में फैले हुए होते हमारे जो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो इस पूरे स्फीयर में फैले हुए होते तो क्या होता, तो जब जो हमारे सारे अल्फा पार्टिकल्स है हीलियम के वो टकराते और डिफ्लेक्ट हो जाते, है ना, ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते क्योंकि वो हैवी थे अल्फा पार्टिकल, लेकिन डिफ्लेक्ट तो होते ना सारे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ द तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, वो आर पार निकल गए, है ना, और कुछ ही जो है थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए वो भी बहुत कम एंगल से। और कई हजारों में एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा करके, यानी कि कितने में से 12,000 पार्टिकल में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा था, ओनली वन आउट ऑफ कितने 12,000 पार्टिकल में से जो रिबाउंड हो गया। रिबाउंड हो गया मतलब टकरा करके यहां से, जैसे मान लो ये जो है हमारा वहां पे पार्टिकल था हमारा गोल्ड फॉइल, तो टकरा करके यहां से एज इट इज वापस चला गया। जो ज्यादातर थे वो तो एज इट इज हमारे आर पार निकल गए, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए छोटे छोटे एंगल से, छोटे छोटे एंगल से। नहीं तो क्या होता, वो कोई पार्टिकल यहाँ आता और टकरा के ऊपर निकल जाता, नीचे निकल जाता, है ना, ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होता। लेकिन कब बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, वो भी बहुत ही कम पार्टिकल, ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए, और लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल जो है गया और टकरा करके वापिस आ गया। ठीक है, अब इसको लेकर जो है हमारे रदरफोर्ड जी ने एक बात बोली अपने शब्दों में, क्या कि ये इतना ज्यादा इनक्रेडिबल ऑब्जर्वेशन थी, इतनी नॉन एक्सपेक्टेड, है ना, अनएक्सपेक्टेड हमारी जो है क्या थी, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी क्या कि जो हमारे, मान लो कि अगर मैं एक 15 इंच का एक शेल लूं, 15 इंच मतलब ये हमारा लगभग 12 इंच होता है, 1 फुट, है ना, 1 फुट में 12 इंच होता है, तो लगभग इतना मोटा मैं एक शेल लूं और उसे देकर मारूं किसी टिश्यू पेपर पर, तो वो जो हमारा शेल होगा वो टिश्यू पेपर से टकराएगा और वापिस आकर मुझे लग जाएगा। ये जो 180 डिग्री से वापिस आया है ना, इतनी उम्मीद उन्होंने भी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है बहुत हैवी है, किससे, गोल्ड फॉइल के पार्टिकल से, है ना, जो उनके सब एटम, वो भी एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल से काफी ज्यादा हैवी थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ कि टकरा करके वापस आ गए, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल जो है उनकी ऑब्जर्वेशन थी। और फिर उसी को लेकर उन्होंने कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स निकाले। कंक्लूसिव पॉइंट्स क्या निकाले कि अगर जो पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज 180 डिग्री से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे समझो कि अगर कोई मान लो सामने दीवार पर पत्थर मार रहा है, तो दीवार, हर बार दीवार पे पत्थर लगेगा, हर पत्थर दीवार पे लगेगा और हर बार जो है आवाज आएगी। लेकिन अगर मैं क्या लगा दूं सामने, तारे भी लगा दूं इस तरीके से ना, तार लगा दूं, एक तार लगा दिया, उसके नीचे एक और तार लगा दिया, थोड़ा गैप छोड़ के उसके नीचे एक और तार लगा दिया, मतलब तार मैंने लगा दिए और उनके बीच में गैप कर दिया, और फिर मैं एक जो है लड़के को ब्लाइंड फोल्ड कर दूं और बोलूं उस तार पे पत्थर मार, तो क्या हर बार तार पे पत्थर लगेगा, नहीं लगेगा। ज्यादातर पत्थर क्या होंगे, उन तारों के बीच में से जो है, जो उनकी गैप है उनके नीचे उनके ऊपर, उस गैप में से निकल जाएंगे, और कोई एक आधा तुक्का ऐसा होगा कि जाके सीधा कहां लग जाएगा, तार पे लग जाएगा, और वो तार से लग के पत्थर वापिस आ जाएगा, है ना। और यही तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे देखने को मिला कि आर पार निकल गए जो पार्टिकल्स थे, और पार्टिकल अगर आर पार निकले हैं, इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। ज्यादातर स्पेस जो है एटम के अंदर क्या है, खाली है। खाली स्पेस होगा जब भी तो जो पार्टिकल है आर पार निकल गए। सोच के देखो क्या कमाल की चीज जो है हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि एक में गोल्ड की
शीट लूं थिन पतली सी, और उसमें से पूरी सॉलिड है वो, क्या सॉलिड में से हम इमेजिन कर सकते हैं इस सॉलिड में से, इस बोर्ड में से कोई चीज आर पार चली जाए? नहीं इमेजिन कर सकते ना। लेकिन जो गोल्ड की एक थिन शीट थी जो कि पूरी सॉलिड है, उसमें अगर पार्टिकल मारे गए अल्फा पार्टिकल, वो उसके आर पार चले गए। इसके मतलब जो वो शीट है उसके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर जो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है। मतलब एटम्स के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है, एम्प्टी है। और यही जो है उन्होंने कंक्लूजन अपना पॉइंट निकाला कि जो मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो क्या है एटम्स के अंदर, वो एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड ही गोल्ड फॉइल में से क्या निकल गए, आर पार निकल गए। और आर पार तो भाई तभी निकल सकती है कोई चीज जब उसके अंदर क्या हो, स्पेस खाली हो। सही बात है। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है कि जो बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए देयर पाथ से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जो कि उन्होंने कहा जे थॉमसन ने कि पूरे में फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स भरे हुए हैं, वो गलत हो गया। कैसे? क्योंकि अगर पूरे में फैले हुए थे तो हमारे सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से, अपने रास्ते से, जैसे भेजा गया उनको। इससे हमें क्या पता लगा, इंडिकेटिंग, इससे पता लगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा एटम के अंदर, उसने सिर्फ बहुत ही कम स्पेस, एक लिटिल स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया हुआ। मतलब पूरे एटम के अंदर बहुत ही कम छोटी सी एक ऐसी जगह है जहां पर वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हमारे भरे हुए हैं ना, पूरे में नहीं फैले हुए हैं, जैसा कि जे थॉमसन ने बोला। तो वहां से उनका मॉडल क्या हो गया, कंप्लीटली फेल हो गया। अब ये क्या कह रहा, थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कंक्लूसिव पॉइंट निकाला कि जो वेरी फ्यू स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो ऑब्जर्वेशन थी कि एक पार्टिकल ऐसा भी रहा कि जो है टकरा करके उस गोल्ड फॉइल से वापिस आ गया, है ना। ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये पता चला हमें, इंडिकेटिंग कि जो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो थॉमसन ने कहा पूरे में फैला हुआ है, वो ऐसा नहीं है। जो पूरा जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जितना एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत ही कम जगह में है ना। वो जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो, और जो एटम का मास है, क्योंकि हमने देखा था चैप्टर की शुरुआत में भी अपनी लास्ट वीडियो में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उनका मास नेग्लिजिबल है ना, उनमें कुछ ज्यादा मास है नहीं। उनसे 2000 गुना ज्यादा मास किसका है, प्रोटॉन का है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का है। तो यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान रहा हूं और प्रोटॉन का ही मास जो कुछ मैं मान रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एटम का टोटल मास है ना भाई, मास होगा तो भी तो उससे कोई चीज टकरा करके वापस आएगी। अगर मैं कोई चीज आर पार निकल गई है, इसका मतलब जहां से आर पार निकली है वहां कुछ मास ही नहीं है, वहां खाली स्पेस है। खाली स्पेस है मतलब मास नहीं है। और ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो टकरा के वापिस आया है, तो इसका मतलब जहां से टकरा के वो वापिस आया ना, पूरा का पूरा मास एटम का है वहीं पर मौजूद है, जब भी तो उससे कोई चीज टकरा करके वापिस आ गई। तो ये कह रहा है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है और जो भी मास है एटम का, गोल्ड के जो हमारे एटम्स है, एटम्स के अंदर, वो क्या है, सारा का सारा कंसंट्रेटेड है। कहां पर? बहुत ही स्मॉल रीजन में, वेरी स्मॉल रीजन। ठीक है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब एक पूरे एटम के अंदर बहुत ही कम जगह पे जो है उनका मास मौजूद है। तो यहीं से उन्होंने एक जो है एटम अपना एटम का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और क्या बोला, मतलब अपना एक न्यूक्लियर एटम का मॉडल दे दिया, जो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। फिलहाल यहाँ से इन कंक्लूसिव पॉइंट से जो हमें समझ आया, वो हमें क्या समझ आया, मान लो अगर कोई एक एटम है, ठीक है, तो एटम का जो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी मास है वो बहुत ही कम जगह पर मौजूद है। और वो जगह कहां पर है? उस एटम के सेंटर में। ठीक है, उस एटम के सेंटर में एक जगह है जहां पर सारा का सारा मास, सारा प्रोटॉन, हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहीं पर मौजूद है। और इसके आसपास ज्यादातर स्पेस क्या है, ये खाली स्पेस है। और इसी खाली स्पेस के अंदर हमारे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो कि 2000 गुना हल्के हैं, है ना, कम वेव मास है उनका, वो घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। इन्हीं जो है हमारे, इसी जो है हमारे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहे हैं। ये मान लो ये मेरा पूरा एटम हो गया, तो सारा का सारा मास और प्रोटॉन हमारे यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके सेंटर में, इस छोटी सी जगह पे मौजूद है। पूरा का पूरा मास, पूरे एटम का मास इस छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि जो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका मास नेग्लिजिबल है। इसका मतलब इसके जो अंदर का स्पेस है वो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है, क्योंकि पार्टिकल्स इसके अंदर से
आर पार चले गए थे, और ये तभी पॉसिबल है जब स्पेस क्या हो, खाली हो। और लेकिन एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा करके क्या हुआ, वापिस आ गया, और जहां से टकरा कर वापिस आया इसका मतलब सारा का सारा मास एटम का क्या है, वहीं पर मौजूद है। क्लियर है। और यहीं से इन्होंने क्या दे दिया, अपना रदरफोर्ड ने अपना एक स्ट्रक्चर बना करके तैयार कर दिया कि जो हमारा एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस सेंटर में होता है, और सेंटर में उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा, हमारे सेल्स के अंदर जो है एक सेंटर होता है, सेंटर में लगभग सेंटर में क्या मौजूद है, एक न्यूक्लियस नाम की एक चीज मौजूद है जो कि कंट्रोल कर रही है पूरे के पूरे सेल को। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, हमारे एक एटम के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि जिसके अंदर पूरा का पूरा एटम का मास मौजूद है उस न्यूक्लियस के अंदर, और उसी के अंदर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी वहीं पर मौजूद है ना। और उसके आसपास ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है, और उसी खाली स्पेस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उस न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ ऑर्बिट्स में। ठीक है, जो कि अभी हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, और उसके बाद हमने देखा कि क्या उस एक्सपेरिमेंट को करके ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, और ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिली उससे क्या कंक्लूजन निकला, है ना, क्या परिणाम निकल कर आया हमारा उन एक्सपेरिमेंट का। और फिर उसके बाद उन कंक्लूजन्स को लेकर के, इस पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर के रदरफोर्ड ने जो हमारा अपना एक मॉडल तैयार किया एक एटम का, जो कि हम जब से बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबने अपना अपना स्ट्रक्चर दिया। तो जब स्ट्रक्चर एक मॉडल तैयार किया एटम का किसने, रदरफोर्ड ने, उसमें उन्होंने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के अंदर, मतलब एक पूरा एक एटम है, एक स्फीयर, और उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है, सेंटर है, जिस सेंटर को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। और इन्होंने कहा नियरली ऑल द मास, ये कह रहा कि जो पूरा का पूरा जो मास एटम का लगभग 99% कह लो कि वो पूरा का पूरा मास कहाँ है, पूरे एटम का यहाँ पर है, और इसके आसपास जो भी जगह है, स्पेस है, वो एम्प्टी है, उसमें कोई मास मौजूद नहीं है। थोड़ा बहुत 1-8% अगर है तो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि क्या है, नेग्लिजिबल है। अदरवाइज पूरे एटम का मास जो है नेग्लिजिबल, मतलब हम ना के बराबर मानते हैं। और अदरवाइज जो पूरे एटम का जो मास है वो कहाँ मौजूद है, इसके सेंटर में, न्यूक्लियस में मौजूद है, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। और ये कैसा है न्यूक्लियस है, ये सेंटर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स पर। इसको आप कंपेयर कर सकते हो हमारे सोलर सिस्टम से, जैसे सेंटर में हो गया हमारा सन, और सन जो है कंपेरेटिवली काफी बड़ा है हमारे बाकी प्लैनेट से, है ना। और ये कह रहा है उस सन के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो मान लो वो अगर एक पूरा एटम है तो सेंटर में सन क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसमें पूरे सोलर सिस्टम का क्या हो गया, 99% मास मौजूद है, और बाकी 1-8% मास जो है मौजूद है कहां पर, उसके चारों तरफ, कहां पे, और जो हमारे प्लैनेट जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और बाकी सारा पूरा स्पेस क्या है, खाली है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एटम अगर एक स्फीयर है और तो उसके अंदर जो पूरा का पूरा उसका मास है वो कहाँ मौजूद है, उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके अराउंड, किस पर, सर्कुलर पाथ्स पर। अब ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही कंपेरेटिवली छोटा है, किसके, एटम के साइज के। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा पूरा एक एटम है, तो उसके सेंटर में बहुत ही छोटा सा क्या है, एक न्यूक्लियस है, और ये इतना छोटा है कि इसके न्यूक्लियस की रेडियस और एटम के रेडियस क्या है, कंपेयर की गई किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। तो इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो जो न्यूक्लियस की रेडियस थी वो 10⁵ टाइम्स छोटी थी, किसके, एटम की रेडियस के। अब एटम की रेडियस मतलब यहां से आता है पूरी रेडियस। अब आप जानते हो कि एटम हमें नजर भी नहीं आता, बहुत ही हाई पावर माइक्रोस्कोप की नीड होगी अगर हम किसी एटम को जो है, सिंगल एटम को देखना चाहे तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कि एक एटम की रेडियस है, या न्यूक्लियस की रेडियस मान लो, चलो, है ना, 10⁵ टाइम छोटा करेंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी। मान लो न्यूक्लियस की रेडियस मान लो अगर वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहा है कि अगर पूरे एटम की रेडियस से न्यूक्लियस की रेडियस 10⁵ टाइम्स छोटी है, तो मैं उल्टा कर सकता हूं इसका कि न्यूक्लियस की रेडियस से पूरे एटम की रेडियस 10⁵ टाइम्स क्या है, बड़ी है। तो अगर 1 सेंटीमीटर जो है न्यूक्लियस की रेडियस है, किसकी, न्यूक्लियस की रेडियस है, तो पूरे एटम की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, 1 × 10⁵ टाइम्स, यानी कि 50, 1 2 3 4 5,
ये क्या हो गया सेंटीमीटर, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। यानी कि अगर न्यूक्लियस की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो पूरे एटम की रेडियस क्या हो जाएगी 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगी। और आप जानते हो कि एटम की रेडियस होती कितनी है, बहुत ही कम होती है, जो कि हमें नजर भी नहीं आता। तो सोचो उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा सा होगा, और उस जरा से न्यूक्लियस में ही पूरे एटम का क्या मास होता है मौजूद, मास मौजूद होता है। और बाकी उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, स्पेस पूरा का पूरा खाली होता है। क्लियर है कि हमारा जो है न्यूक्लियस हो गया, और उसके अंदर सेंटर में बहुत छोटा सा हमारा एटम हो गया, और एटम के अंदर बहुत छोटा सा क्या हो गया न्यूक्लियस हो गया, जिसके अंदर पूरे एटम का क्या है मास है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है स्पेस खाली है, और उसके चारों तरफ ही उसके अराउंड क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। क्लियर है ये चीज। तो ये हुआ हमारा क्या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इन्होंने एक नींव तो रख दी, एक एटम तो बता स्ट्रक्चर तो बता दिया, जो कि काफी हद तक एक कामयाब स्ट्रक्चर था, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने बता तो सही दिया, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो कि जिन्हें ये क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से बाकी सब लोगों ने जो है उस समय पर इनका क्या है एटम का स्ट्रक्चर माना नहीं। तो इनमें भी कुछ कमियां देखने को मिली इनके स्ट्रक्चर में। वो कमियां क्या है, जो वो पॉइंट्स जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, जिनको फर्दर जो है एक्सप्लेन कर दिया किसने, नील बोर ने। और नील बोर ने जो है इसका एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर तैयार किया एटम का, जो हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम अपनी अगली स्लाइड में क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मतलब जो रदरफोर्ड के जो ये स्ट्रक्चर बनाया, एक मॉडल बनाया एटम का, इसमें क्या कमियां जो है हमें देखने को मिली, है ना, जो जिन पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब रदरफोर्ड का पूरा मॉडल हमने समझने के बाद अब हमारे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ कमियां यानी कि ड्रॉबैक्स, और ड्रॉबैक्स के बारे में हमने अभी देखा कि कुछ पॉइंट थे, वैसे कुछ कमी नहीं थी मॉडल में, बस कुछ पॉइंट थे, कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमारे रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए थे। फिर उसके बाद उन्हीं सवालों का जवाब नील बोर ने दे दिया, तो उनका मॉडल ज्यादा माना जाने लगा। तो पहले देखते हैं हमारी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने ये कहा कि हमारा जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, अराउंड न्यूक्लियस। पूरे एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज सारा वहीं मौजूद है, मास सारा वहीं मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, एटम के अंदर। और जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने सर्कुलर पाथ में। अब ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि वो स्टेबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी जब हमारा कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेट करेगा हर एक सिंगल पॉइंट पे, है ना। हमने देखा था ना कि जितनी बार भी कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न लेता है तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है सेम वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। और अगर पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब टर्न कितने, इनफाइनाइट टर्न है, हर पॉइंट पे टर्न है। अगर हर पॉइंट पे टर्न है तो इसका मतलब हर पॉइंट पे उसको वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए होगा। तो यहां से एक सवाल उठा कि अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो स्टेबल माने नहीं गए, ठीक है, हालांकि स्टेबल होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन माने नहीं गए। ठीक है, क्या माना गया कि अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो वो हर समय एक्सेलरेशन में, वो हर समय एक्सेलरेट हो रहे हैं, है ना, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। और अगर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एनर्जी भी रेडिएट करेंगे, क्योंकि आप घूम के देखो सर्कुलर पाथ में, कांस्टेंट घूम के देखो आप, और आप जब सर्कुलर पाथ में घूमोगे, रनिंग करोगे, तो अगर एक ही वेलोसिटी आपको मेंटेन करनी है तो हर पॉइंट पे आपको एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। हर पॉइंट पे जैसे आप टर्न होकर के ऐसे घूमोगे तो एक फोर्स मेंटेन करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी आपको वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कहने की एक एक्सेलरेट हम कर रहे हैं। और जब भी एक्सेलरेट कोई ऑब्जेक्ट करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब उसकी बॉडी से, उस ऑब्जेक्ट की बॉडी से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती ही निकलती है। तो ऐसा कहा जाने लगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे होंगे, है ना, एक्सेलरेट हो रहे होंगे तो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे। और अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी पूरी एनर्जी लूज कर देंगे और फाइनली न्यूक्लियस में जा मिलेंगे। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाके घुस जाएंगे, न्यूक्लियस में जाकर घुस जाएंगे। क्योंकि कभी तो ऐसा आएगा, अगर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कभी तो ऐसा आएगा कि उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना,
तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, और एनर्जी रेडिएट करते करते मतलब निकालते निकालते, एनर्जी रिलीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो कहाँ जाके मिलेंगे, न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, वो खैर बाद की बात है। तो इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो कहाँ जाके मिल जाएंगे, न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे। और अगर ऐसा है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम के बाद न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब एटम फिर स्टेबल नहीं रहेगा। और फिर जो मैटर एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम जानते हैं, जैसे बोर्ड है ना, मैं हूं, ये शर्ट है, या ये मेरे मार्कर है, कोई भी जो मैटर है, ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो एग्जिस्ट इसीलिए तो कर पा रहे हैं क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स है वो स्टेबल है, उनके जो एटम्स है वो स्टेबल है। लेकिन अगर एटम्स स्टेबल ना हो तो वो क्या पार्टी सब्सटेंसेस हमारे बोर्ड वगैरह क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लूज नहीं करते। जो और यही बात जो है पकड़ ली किसने, नील बोर ने, और दे दिया अपना एक मॉडल, ठीक है। फिलहाल जो ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड का वो क्या रहा कि जब ये सवाल उठाए गए कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा तो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा तो एक टाइम बाद उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा। ये जो सवाल था इसका जवाब रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए, ठीक है। और यही यही इसी के साथ ही क्या माना गया कि ये रदरफोर्ड जो मॉडल है एटम का ये माना नहीं गया। फिर इसके बाद आए नील बोर और इन्होंने इसी पॉइंट को पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वो एनर्जी ही रेडिएट नहीं करते, और अगर वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे, रेडिएट नहीं कर रहे, तो हमारा जो ड्रॉबैक था मॉडल का वही खत्म हो गया। ड्रॉबैक खत्म हो गया तो एटम क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया, उसी मॉडल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही जो है हमारा मॉडल दिया किसने, नील बोर ने, और इसी का मॉडिफाइड मॉडल। और क्या बोला, जो इसकी कमी थी वो उन्होंने कमी दूर कर दी, क्या बोल के, सिंपल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं किसमें, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में, वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे, और यही तो कमी थी, कमी दूर हो गई। तो वो मॉडल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया नील बोर के द्वारा दिया हुआ, जो आगे हम पढ़ेंगे, नील बोर का मॉडल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम।